हेलो बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। मीसा पीसीएम एक्सपर्ट चैनल में मेरे सभी बच्चों का एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है। बच्चों, इस समय मैं जो भी क्लास 8 आईसीएसई बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए चैप्टर बाय चैप्टर एक सीरीज चला रहा हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की। उसमें हम लोग मैथ्स की सीरीज में जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 आइडिया ऑफ सेट, उसके बारे में हम लोगों के द्वारा लेक्चर जो भी हैं वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जो भी बच्चे पुराने हैं वो इस चैनल को दूसरे बच्चों के साथ शेयर करें, जिसकी वजह से उन बच्चों को भी इन वीडियोस का लाभ मिल सके। और जो बच्चे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में मुझे ये भी बताएं कि वो मेरा ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन से स्टेट से, कौन सी जगह से, और आप किस स्कूल में पढ़ते हैं और आपके स्कूल में कौन सी बुक लगती है। इस बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर इंटीमेट करें। बच्चों, सेट में मैंने दो दो लेक्चर, पहला जो सेट था कि सेट होता क्या है, उसको हम लोग किस किस तरीके से लिखते हैं, इसके बारे में जाना था। फिर हम लोगों ने ये जाना था कि उसकी एक्सरसाइज पर बेस्ड कैसे क्वेश्चन आप लोगों की बुक्स में दिए गए हैं। आज के इस टॉपिक में हम लोग जो अगला टॉपिक डिफाइन करेंगे वो टाइप ऑफ सेट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेट कितने टाइप के होते हैं, उन सब के बारे में हम लोग बच्चों जानेंगे। तो अगर मैं टाइप ऑफ सेट के बारे में बात करूं तो मैं यहाँ पास एक ट्री टाइप बनाकर आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, जिसमें पहला नंबर है मेरे बच्चों, जिसका नाम है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, यहाँ पर जैसा इनका नाम होता है बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पर वैसे ही इनका सेट का डिटर्मिनेशन होता है, जैसे हम लोग अभी जस्ट एकदम डिस्कस करेंगे। आप जान रहे हैं कि पहला फाइनाइट सेट होगा तो दूसरा आपका बच्चों इनफाइनाइट सेट होगा। जो तीसरा नंबर सेट होगा जिसका नाम होगा बच्चों इम्पटी सेट। हम लोग टाइप ऑफ सेट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तीसरा नंबर आपका सेट होगा इम्पटी सेट। चौथा नंबर सेट होगा मेरे प्यारे बच्चों, जो टाइप ऑफ सेट की कैटेगरी में जाता है, सिंगल्टन सेट। नाम होगा इसका सिंगल्टन सेट। और इसके बाद यहीं पर हम लोग टाइप ऑफ सेट में इतने बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। और भी सेट है हमारे, यूनिवर्सल सेट, इक्विवेलेंट सेट, उसके बारे में भी हम लोग यहीं पर जान लेंगे। यूनिवर्सल सेट, इक्विवेलेंट सेट, यूनिवर्सल सेट, इक्विवेलेंट सेट, वन बाय वन। और यहां पास हम लोग एक सेट से, हर सेट के लिए, फॉर एवरी सेट, जितने भी आप सामने देख रहे हैं, हम लोग देखेंगे हाउ कैन वी डिटरमाइन द कार्डिनल नंबर। कि किसी भी सेट की हम लोग कार्डिनल नंबर कैसे डिटरमाइन करेंगे, जिसकी कार्डिनल नंबर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, मैं उस सेट की बात कर रहा हूं। ठीक है, चलिए बच्चों, फाइनाइट सेट का मतलब यह होता है कि अगर हम लोग इसके बारे में जानने की कोशिश करें तो फाइनाइट सेट का मतलब होता है कि जो भी आपका सेट हो, ठीक है, जो भी आपका सेट हो, वहां पास जो आपके नंबर ऑफ एंट्रीज हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, दैट शुड बी फाइनाइट होना चाहिए। जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट शुड बी फाइनाइट। अब निश्चित रूप से बता सके कि इसमें इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे आपने बोला कि हमको एक ऐसा सेट हम लोगों ने लिखा P, जिसमें आप देखेंगे कि 1 2 3 4। आप इसमें डेफिनेटली आप समझ पा रहे होंगे कि इस सेट P के अंदर कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। तो ये बच्चों आपका सेट जो है वो फाइनाइट सेट की कैटेगरी में जाएगा। इनफाइनाइट सेट का मतलब है, अगर यहीं पे बताना चाहूं आपको, तो बच्चों इनफाइनाइट सेट का यह मतलब होता है कि जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट शुड बी इनफाइनाइट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो भी हैं इन द सेट शुड बी इनफाइनाइट। बच्चों
जो नंबर ऑफ एलिमेंट जब किसी सेट में इनफाइनाइट होंगे तो उसे हम लोग इनफाइनाइट सेट में कहेंगे। जैसे यही वाला सेट है टी है, हमको कुछ नहीं करना, 1 2 3 4 5 इस सीरीज को हम खत्म नहीं करेंगे और ऐसे ये चलती जाएगी, कभी भी फिनिश नहीं होगी। हर नंबर के बाद दूसरा नंबर, दूसरे के बाद तीसरा, क्योंकि इस दुनिया में इनफाइनाइट नंबर से एग्जिस्ट करते हैं, तो इसी वजह से हम लोगों की ये सीरीज खत्म नहीं होगी। इसीलिए बच्चों हम लोग इसको कौन सा सेट बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। जब एकदम डेफिनेट एलिमेंट्स हो जिनको हम काउंट कर सके वो फाइनाइट होगा, जब हम काउंट ना कर सके इनडेफिनेट हो तो उसे हम लोग बच्चों इनफाइनाइट सेट की कैटेगरी में रखेंगे। तीसरा सेट है हम लोगों का जिसका नाम है इम्पटी सेट। आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों की इम्पटी सेट का ये मतलब होता है कि एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स in the set should be nil। जब किसी भी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स निल हो, एक भी हम ना डिटरमाइन करें, उसे हम लोग इम्पटी सेट के नाम से जानते हैं, जिसका रिप्रेजेंटेशन होता है इम्पटी सेट का। जो भी हमारी एंट्रीज होती हैं उसमें उनका रिप्रेजेंटेशन होता है कि हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों उसको एक ग्रीक वर्ड है, इसको हम लोग फाई पढ़ते हैं, इम्पटी सेट को हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे किसी ने बोला कि इम्पटी सेट की कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, तो इसको मैं प्रॉपर्टी मेथड से डिफाइन करूंगा तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि अगर आपके पास एक पी सेट है x such that x is a negative नेचुरल नंबर, ये है आपके पास x such that x is a negative नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब आपको पता है कि दुनिया में कोई भी नेगेटिव नेचुरल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि नेचुरल नंबर की शुरुआत पॉजिटिव से होती है और वो भी 1 से होती है। इसका मतलब हम दुनिया में इस प्रकार का कोई भी x एलिमेंट फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। इस वजह से इस सेट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें निल होंगे। इस सेट का जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी बच्चों? 5 के इक्वल होगी। तो ये हमारा सेट होता है जिसको हम लोग इम्पटी सेट के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो अगला है हम लोगों का सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब होता है कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट एक होना चाहिए। 1 सिंगल का मतलब कि एक होना चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट शुड बी 1। एक एलिमेंट कम से कम जरूर एग्जिस्ट करना चाहिए, तो उस सेट को हम सिंगलटन सेट के नाम से जानेंगे। जैसे आपने लिख दिया सिंपल से, अगर कोई सेट है उसमें एक नंबर लिख लिया 1 लिख दिया, पी है एक दूसरा सेट उसमें आप लोगों ने 5 लिख दिया, तो यहाँ पर एक सेट मींस एक यहाँ पास जो है एलिमेंट है, इस वजह से इसको हम लोग सिंगलटन सेट की कैटेगरी में रखते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके बाद मैं आगे की ये यूनिवर्सल सेट, इक्विवेलेंट सेट डिफाइन करने से पहले आपको एक टर्म्स बताना चाहूंगा जिसका वर्ड है कार्डिनल नंबर। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी भी कार्डिनल नंबर जो सेट है उसके हम कार्डिनल नंबर को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो बच्चों कार्डिनल नंबर किसी भी सेट की डिटरमाइन करने के लिए हम लोगों को उस सेट में डेफिनेट एलिमेंट्स को काउंट करना है। किसी भी सेट की कार्डिनल नंबर को डिटरमाइन करने के लिए उस सेट में हम लोग ये पता करेंगे कि कितने नंबर ऑफ डेफिनेट एलिमेंट्स हैं, उन्हीं को हम लोगों के द्वारा लिख दिया जाएगा, वही उस सेट की कार्डिनल नंबर कहलाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको समझाना चाहूं कि हम लोग किसी भी सेट की कार्डिनल नंबर कैसे लिखते हैं, तो मैंने बताया कि उस सेट में जितने भी नंबर ऑफ डेफिनेट एलिमेंट्स होंगे उनको हम लिख देंगे, वो उस सेट की कार्डिनल नंबर के नाम से जानी जाएगी। तो अगला हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड आउट कार्डिनल नंबर। हाउ टू फाइंड आउट कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट।
हम लोग सेट की कार्डिनल नंबर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? जैसे आपके पास सेट ए है, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 7। एक सेट बी है, उसमें एलिमेंट है पी क्यू आर एस टी यू। एक सेट सी है, उसमें मान लीजिए आपके जो एलिमेंट है -2 -4 -3 0 1 2 3, ये कुछ ऐसे हैं आपके पास एलिमेंट सेट के अंदर। तो आप जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इस सेट में जो आपके फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो फाइनाइट सेट है 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर कुल कितने एलिमेंट हैं? 6 एलिमेंट्स हैं। तो जैसे हम ए सेट की कार्डिनल नंबर डिटरमाइन कर रहे हैं, इसका जो कार्डिनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी सेट के लिए, ए सेट के लिखोगे तो आप एन ए लिखोगे। एन ए का मतलब होगा कि हम लोग लिखना चाहते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट ए। एन ए का ये फुल फॉर्म है। एन ए लिखने का मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट ए, क्योंकि आपको 6 एलिमेंट्स मिले, फाइनाइट एलिमेंट, इसकी कार्डिनल नंबर 6 हुई। जैसे आपने बी लिखा, बी का ये मतलब होगा कि आपको बी की कार्डिनल नंबर लिखना है, तो आप बताओ क्या लिखोगे? एन बी। इसका मतलब हम लोग बी की कार्डिनल नंबर को लिखना चाहते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, अगेन यहाँ पे 6 एलिमेंट है, तो हम लोग कितना लिख देंगे? 6। यहाँ पे सी की बात करूं तो अब सी की कार्डिनल नंबर लिखना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट है, तो हम एन सी लिखेंगे और हम लोग क्या लिख देंगे बच्चों? 7 लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी फाइनाइट सेट की कार्डिनल नंबर को डिटरमाइन कर सकते हैं। सिंगलटन होगा तो उसकी हमेशा कार्डिनल नंबर 1 ही होगी बच्चों। चाहे आप ये एक्स की कार्डिनल नंबर लिखना चाहोगे तब भी आपका आंसर 1 होगा। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, यहाँ 1 लिखा है इसलिए मैं 1 नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पर हमको नंबर ऑफ डेफिनिट एलिमेंट्स काउंट करना है। यहाँ देखिए 5 है, तब भी इसकी कार्डिनल नंबर बच्चों कितनी लिखी जाएगी? 1 लिखी जाएगी, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोग अगला सेट कार्डिनल नंबर के बाद हम लोग अगले टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम होगा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट यूनिवर्सल सेट क्या होता है? तो अगर हम लोग यूनिवर्सल सेट के बारे में जानने की कोशिश करें कि अगर आपके पास कई सारे छोटे छोटे सेट हैं, जैसे मैं आपको डिफाइन करने की कोशिश करूं, एक सेट ए है, इसमें एलिमेंट 1 2 3 है। एक सेट बी है, इसमें एलिमेंट बच्चों 3 4 5 हैं। एक सेट सी है, इसमें एलिमेंट ए बी सी हैं। एक सेट डी है, इसमें एलिमेंट बच्चों पी क्यू आर एस है। ठीक है, हम लोग यूनिवर्सल सेट डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि यूनिवर्सल सेट का मतलब होगा कि उस क्वेश्चंस में, उस जगह पर जहां यूनिवर्सल सेट की बात कर रहे हैं, जितने भी हमारे सेट हैं छोटे छोटे, इन सब को मिलाकर एक सेट बना देने को ही बच्चों हम लोग यूनिवर्सल सेट के नाम से जानते हैं। जितने भी हमारे सेट हैं उन सब को मिलाकर हमको इकट्ठा लिख देना है। जैसे अगर मैं इसका यूनिवर्सल सेट लिखने की कोशिश करूं, जिसको यू से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपका आंसर होगा 1 2 3। मैंने बताया है कि एक एलिमेंट एक बार से दोबारा नहीं आना चाहिए एक सेट के अंदर, इसलिए हम 3 एक बार लेंगे। 5 ए बी सी पी क्यू आर एस, यही सेट का यूनिवर्सल सेट के नाम से जाना जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि कोई भी उन जितने भी सेट है, चाहे यहाँ पे 4 हो, चाहे यहाँ पे ए और बी 2 सेट होते, तो हमारा यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 होता। अगर सिर्फ सी और डी होते तो यूनिवर्सल सेट ए बी सी पी क्यू आर एस होता। अगर हमारा ए और डी होता तो यूनिवर्सल सेट 1 2 3 पी क्यू आर एस होता। तो आपको ध्यान रखना है कि उस क्वेश्चन में उस जगह पर जो भी सेट दिए हैं उन सब को मिलाकर एक साथ लिख देना है। बशर्ते ये ध्यान देना है कि अगर
कोई भी जो ये दो छोटे छोटे सेट है इसमें कोई एलिमेंट 2 बार रिपीटेड है, 3 बार रिपीटेड है, तो आप उसको कितनी बार कंसीडर करोगे? सिर्फ एक बार कंसीडर करोगे। इसी सेट का नाम यूनिवर्सल सेट के नाम से हम लोग जानते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोग और भी दो सेट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। बहुत ही अच्छा है टॉपिक, इक्विवेलेंट सेट एंड इक्वल सेट। ध्यान रखना है, बहुत ही बेहतरीन वर्ड है, दोनों का मतलब समझने की जरूरत है। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट, हम लोग दोनों के बारे में बेहतरीन तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। बच्चों, जहां पर भी इक्वलिटी की बात होती है वहां पर इसका मतलब हम लोग उन चीजों को कंपेयर करना चाहते हैं। हम लोगों को अगर कंपेयर करना चाहते हैं तो मिनिमम दो चीजों का होना मस्ट है, कभी हम दो चीजों को कंपेयर करेंगे। कोई भी चीज कभी अकेले में कंपेयर नहीं हो सकती है। जैसे हम इक्विवेलेंट सेट की बात करें तो हम लोगों को ये जानना जरूरी होगा कि हमारे पास अगर टू सेट है आर सेट टू बी बच्चों इक्विवेलेंट सेट, टू सेट्स are said to be equivalent set if cardinal number of set, मान लीजिए टू सेट हम लोग ए एंड बी कह देते हैं, टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट सेट इफ कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी। ध्यान रखना है आप कि अगर ए सेट की कार्डिनल नंबर बी सेट की कार्डिनल नंबर के इक्वल आ रही है 100% उन दोनों सेट को इक्विवेलेंट सेट की कैटेगरी में रखा जाएगा कि वो दोनों सेट इक्विवेलेंट है। फॉर एग्जांपल हम लोगों को ध्यान से समझना है कि 1 2 3 4 एक सेट है, दूसरा सेट है बी जिसमें 5 6 7 8 एलिमेंट है। आप देख पा रहे हैं कि इस सेट ए की कार्डिनल नंबर एन ए, उसकी भी वैल्यू कितना आएगी बच्चों 4, चूंकि इसमें 1 2 3 4 एलिमेंट है। ये सेट बी है, इसके भी एलिमेंट 1 2 3 4 है, तो इसमें भी कुल कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है। चूंकि दोनों की कार्डिनल नंबर इक्वल आ रही है इसलिए सेट ए एंड सेट बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट सेट। हम लोग सेट ए और सेट बी को इक्विवेलेंट सेट की कैटेगरी में रखेंगे। अब अगर मैं इक्वल सेट की बात कहूं तो बच्चों आपको क्या समझने की जरूरत है कि टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल सेट इफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आर सेम। अगर दो सेट आप इक्वल कह रहे हैं ये उसी समय इक्वल होंगे जब सेट ए के जो एलिमेंट होंगे वही सेट बी के एलिमेंट होंगे, तो हम उनको इक्वल सेट की कैटेगरी में रखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास पी एलिमेंट सेट है उसमें आपने ए बी सी डी एलिमेंट रखा तो डेफिनेटली क्यू जो होना चाहिए उसमें भी ए बी सी डी होना चाहिए, तभी हम दोनों को कहेंगे कि P और Q बच्चों दोनों कैसे सेट है? इक्वल सेट है। अगर हमें इनको इक्विवेलेंट को रिप्रेजेंट करना है तो बच्चों हम लोग ये दोनों तरफ एरो बना के रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब अगर ये कहीं लिखा हुआ है इसका ये मतलब होगा सिंपल सा कि आपको ये दिखाना है कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए और कार्डिनल नंबर ऑफ बी दोनों एक दूसरे के क्या है? इक्वल है। तो ये हमारा इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट दोनों में बहुत ही माइनर डिफरेंस है। तो इक्विवेलेंट सेट का मतलब होगा कि जो आपके दोनों सेट होंगे उनकी कार्डिनल नंबर सेम होगी, सेट के एलिमेंट चाहे सेम हो चाहे सेट के एलिमेंट अलग अलग हैं, हमारा पूरा फोकस कार्डिनल नंबर पर होना चाहिए। और इक्वल सेट में हूबहू जो सेट ए में एलिमेंट हो हूबहू वही सेट बी में एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, इसको पी क्यू कह लीजिए क्योंकि आपने
इसको ए बी नाम नहीं दिया है, पी और क्यू नाम दिया है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा जो डिफरेंस हुआ इक्विवेलेंट सेट में और इक्वल सेट के बीच में डिफरेंस है। ये आपके टाइप ऑफ सेट लगभग खत्म हुए, जो कि जितने भी टाइप थे उनको मैंने एक लेक्चर में 60 शब्दों में अपने वर्ड्स में आपको समझाने की कोशिश की गई मेरे द्वारा। ये चीज आपको ध्यान रखना है बिल्कुल से। अब मैं 2-3 वर्ड और भी आप लोगों के सामने जो बच्चों को बहुत परेशान करते हैं उनके बारे में डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। बढ़िया, तो आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इस चीज को समझने की जरूरत है, जिसमें कि आप ध्यान से देख पाएंगे। मैं 1 बाय 1 लिखूंगा, एक एक लाइन। सेट की कैटेगरी में एक वर्ड सबसेट बहुत परेशान करता है बच्चों को, मैंने देखा है। एक वर्ड बच्चों आपका रहेगा प्रॉपर सबसेट। एक वर्ड आपका बच्चों रहेगा सुपरसेट। हम तीनों के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो उसके पहले हम लोग तीनों वर्ड डिफाइन करने से पहले हम लोग लिख लेंगे कि सबसेट का क्या मतलब समझेंगे, प्रॉपर सबसेट का क्या मतलब समझेंगे। उसके बाद 1 बाय 1 एग्जांपल लेके हम लोग समझेंगे। A is subset of B if every element of set A is an element of B. A is subset of B if every element of set A is an element of B. सिंबल सबसेट का कुछ ये होता है। बहुत बारीकली आपको समझने की इस चीज को जरूरत है, तब आप बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। हमने कहा है कि ए इज सबसेट ऑफ बी, तो आपका ध्यान बहुत अच्छे से समझना है। सिंबल ये चलेगा। अगर इसी वर्ड को हमने बोला है बी इज सबसेट ऑफ ए, तो आपका ये चीज पलट जाएगी। बहुत ध्यान से समझना है। ये आपका सबसेट वर्ड हुआ। मैं सबके बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से आपके सामने डिस्कस करूंगा, बशर्ते आपको एक एक वर्ड का, एक एक लाइन का बेहतरीन तरीके से मतलब समझना है। अब हम लोग प्रॉपर सबसेट लिखेंगे। ए इज प्रॉपर सबसेट A is proper subset of B if every element of A, if every element of set A is an element of B, but set B has at least one element which is not
which is not an element of A, which is not an element of A। प्रॉपर सबसेट का जो सिंबल होगा बच्चों कुछ हमारा इस तरीके से चलेगा। अगर आपने कहा है कि A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B, इसका मतलब आपका वर्ड ये होगा। और अगर आपने कहा है B इज प्रॉपर सबसेट ऑफ A, आपका कुछ इस तरीके से चलेगा, ध्यान रखना है। इसके बाद सुपर सेट हम लोग कहेंगे, ठीक है। सुपर सेट हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो सबसेट का जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। चलिए हम लोग वन बाय वन समझते हैं। सबसेट जैसे मैंने आपको बताया, आप देख पा रहे होंगे जगह जगह पर, पिछले दिनों में थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं। आप लोगों ने लोअर क्लासेज में इन साइंस को पढ़ा होगा। ये साइन आपको पता होगा, ये आपका लेस देन होता है, ये आपका ग्रेटर देन होता है, ये आपका क्या होता है, इक्वल होता है। तीनों वर्ड सिंबल लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल। लेकिन अगर मैं इसी के साथ ये लगा देता हूं तो आपका मतलब ये हो जाता है कि जो वैल्यू है वो छोटी भी है और उसके इक्वल भी हो सकती है। सेम पैटर्न पर इसके साथ नीचे ये अगर खींच देता हूं तो आप ये कहेंगे कि जो वैल्यू है दूसरी वैल्यू से बड़ी है और उसके इक्वल भी हो सकती है। यहाँ पर इक्वल नहीं हो सकती, यहाँ पर इक्वल हो सकती है। बिल्कुल वही चीज आपको समझने की जरूरत है कि आपको जब सबसेट डिफाइन करना है तो वहां पास मैं आपको बताने की कोशिश ये करूंगा कि अगर आपके पास सेट ए है जिसमें एलिमेंट मान लीजिए 1 2 3 है, एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 है। ध्यान से समझिएगा। अगर हम बात करेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी, तो उस समय एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए में जितने भी एलिमेंट हो वो बी में मिलना चाहिए। ज्यादा है हमें किसी भी प्रकार की इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर ये एलिमेंट 1 2 3 मिल रहे हैं, इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट 4 5 6 है, देन हमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अभी भी ये आपका जो सेट ए है दैट इज द सबसेट ऑफ बच्चों बी है। ध्यान से समझिएगा। लेकिन प्रॉपर सबसेट के केस में अगर आपने जैसे अभी मान लो किसी ने कहा सर मैं 4 5 6 हटा देता हूं, सेट ए में भी 1 2 3 एलिमेंट रखता हूं और सेट बी में भी सर 1 2 3 एलिमेंट रखता हूं। अब आप बताइए क्या ए बी का सबसेट है? तो आपका आंसर होगा मेरे बच्चों कि यस ए बी का सबसेट है, क्योंकि सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में एग्जिस्ट कर रहे हैं। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में एग्जिस्ट कर रहे हैं। हमारे पास सिर्फ ये शर्त होनी चाहिए, अगर सेट बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट है तो हमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन दोनों ही क्वेश्चंस के लिए मतलब सेट ए में 1 2 3 एलिमेंट है, बी में 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, यहाँ भी ए इज सबसेट ऑफ बी है, और जब 1 2 3 ले रहे हैं तब भी ए इज सबसेट ऑफ बी है। लेकिन अगर आप उल्टा कहना चाहो, इस सेट में 1 2 3 एलिमेंट है, इस सेट में मैं लेता हूं जैसे ए सेट में 1 2 3 एलिमेंट है, बी सेट में इसको ऊपर लिख देता हूं, बी सेट में बच्चों 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है। अगर आप कहो कि बी इज सबसेट ऑफ ए तो आपका आंसर रॉन्ग होगा। ये चीज ट्रू नहीं है, क्योंकि बी के अगर बी सबसेट ऑफ ए तो मतलब बी के सारे एलिमेंट सेट ए में होना चाहिए। बी के 1 2 3 तो मिल रहे हैं लेकिन 4 5 6 नहीं मैच कर रहे हैं, इसलिए हम बी के जो बी इज सबसेट ऑफ ए, ये चीज जब ये सेट हम बी ऊपर बी पहले ले लेंगे ए बाद में ले लेंगे, ये चीज क्या हो जाएगी आपकी गलत हो जाएगी।
ध्यान रखना है। लेकिन अगर मैं नीचे वाले की बात करूं, जब बी भी मेरा सेट 1 2 3 है और ए भी मेरा बच्चों 1 2 3 है, तब यहां पर बी इज सबसेट ऑफ ए, दैट इज ट्रू। हमें सिर्फ मतलब है कि बी के सारे एलिमेंट ए से क्या करना चाहिए, मैच करना चाहिए। हमें और किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। ध्यान रखना है आपको, उसमें एक्स्ट्रा है नहीं है डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है हमको। लेकिन जब अभी मैं प्रॉपर सबसेट आपको डिफाइन करवाऊंगा तो आप देख पा रहे होंगे कि अगर हम लोग डिफाइन करेंगे कि ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो सेट ए के सभी एलिमेंट बी सेट में होना चाहिए और बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो सेट ए में मैच ना करे। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, यही एग्जांपल है। अगर मैं a इज इक्वल टू 1 2 3 लूं और b इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, देख पा रहे होंगे कि सेट a के सभी एलिमेंट बी में मैच कर रहे हैं, लेकिन कम से कम एक हो। यहां तो तीन तीन एलिमेंट है 4 5 6 जो कि ए से मैच नहीं कर रहे हैं। इस वजह से यहां पास ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, दैट इज द करेक्ट। लेकिन अगर आप यहीं पे जो अभी पहले लिए थे ए का सबसेट 1 2 3, बी भी लिए थे 1 2 3, अब ये चीज यहाँ पास अगर आप ए इज सबसेट ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी कहोगे तो ये चीज क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। चूंकि हमसे कह रहा है कि ए के सारे एलिमेंट बी में से तो मैच करना चाहिए, लेकिन कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए बी में जो ए से मैच ना करे। ये चीज आपको ध्यान से समझने की जरूरत है कि क्या सबसेट होता है, क्या प्रॉपर सबसेट होता है। इन द केस आप ये कह सकते हो कि कभी भी अगर दोनों सेट सेम है तो वो एक दूसरे के प्रॉपर सबसेट डिफाइन नहीं हो सकते हैं, लेकिन सबसेट के केस में दोनों सेट अगर सेम है तो वो एक दूसरे के सबसेट डिफाइन हो सकते हैं। ये चीज आपको समझना है। यही केस अगर मैं उल्टा ले लेता हूं इसी क्वेश्चन को, कि अगर आपका अभी मैं एक बी सेट है, बी सेट में कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 हैं और सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3, अगर मैं ये चीज अब डिफाइन करना चाहता हूं बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, तब ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, तब आपका ये चीज क्या हो जाएगी बच्चों, रॉन्ग हो जाएगी। क्योंकि B इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए में क्या कहा जाएगा कि B के सारे एलिमेंट A में होना चाहिए। तो पहली बात तो B के सभी एलिमेंट A में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, दूसरी बात A में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो B से मैच ना करे। और यहां पास तो पहली ही लाइन में B के सारे एलिमेंट A से मैच नहीं कर रहे हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर इस सेट को सही करना है, इस चीज को ट्रू करना है, तो आपको सेट ए में लेना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7। अगर आप ये ले लीजिए और बी में सेम 1 2 3 4 5 6, तो आप देख पाओगे कि बी सेट के सारे एलिमेंट ए से मैच कर रहे हैं, लेकिन एक 7 ऐसा है जो बी से मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब बी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, दिस इज आल्सो ट्रू। अब ये सही हो गया, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो सबसेट और प्रॉपर सबसेट में ये चीज आपको समझना है कि जब सबसेट डिफाइन करोगे तो जो सेट पहले लिखा जाएगा, जो सेट पहले लिखा जाएगा बच्चों, उसके सारे एलिमेंट दूसरे में एग्जिस्ट करना चाहिए। बस आपको ये नोटिस करना है। और जब प्रॉपर सबसेट डिफाइन करोगे तो जो पहले लिखा जाएगा उसके सारे एलिमेंट दूसरे में तो होना चाहिए, लेकिन कम से कम दूसरे में एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो इससे मैच ना करे, तब वो सेट दूसरे का क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके बाद सबसेट और प्रॉपर सबसेट के बाद इधर हमारा जो सेट है, मैं सुपर सेट आप लोगों को डिफाइन करूंगा सिंपल वर्ड्स में, बहुत ही सिंपल। सुपर सेट, सुपर सेट की अगर मैं डिफिनीशन आप लोगों को बताने की कोशिश करूं तो बहुत ही सिंपल है बच्चों। सुपर सेट का ये मतलब होता है कि अगर आपने कहा कि ए जो है दैट इज द सबसेट ऑफ बी, ठीक है, यहाँ पे चीजें ये हैं कि अगर जो है ए इज सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब आप अच्छे से समझ पा रहे हो कि जो एलिमेंट
ऑफ सेट ए ऑल एलिमेंट should be in all element of set A should be in set B। सेट ए का सभी एलिमेंट सेट बी में होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। अगर ए जो है बी का सबसेट है बच्चों, तो हम उसको एक वर्ड में बोलेंगे कि बी इज सुपरसेट ऑफ ए। बी क्या है? जस्ट उल्टा, ए का क्या है? सुपरसेट है। इसी चीज को मैं ये कह रहा हूं कि बी इज सुपरसेट ऑफ ए को जब हम लिखते हैं, जो अभी यू आपका ऐसे घुमा होता है बच्चों, उसको हम ऐसे घुमा देते हैं, ये चीज, ये मतलब है बी इज सुपरसेट ऑफ ए। मतलब अगर ए इज सबसेट ऑफ बी है, इसका 100% ये मतलब होगा कि बी इज सुपरसेट ऑफ ए। अगर आपने इसी को उलट दिया कि बी इज सबसेट ऑफ ए, इसका यह मतलब होगा कि ए इज सुपरसेट ऑफ बी। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको सुपरसेट दिखाना है, सुपरसेट डिफाइन करना है, तो आपको दिखाना पड़ेगा उसका उल्टा कि ये इसका सबसेट है कि नहीं। जैसे उसने कहा क्वेश्चन वाले ने कि दिखाओ कि P इज सुपरसेट ऑफ Q, तो आप इसको तुरंत उलट देंगे कि Q इज सबसेट ऑफ P। दोनों का मतलब क्या है बच्चों? सेम है। तो आपको क्या करना होगा, ये दिखाना होगा कि Q के सारे एलिमेंट P में मिल रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो आप इस चीज को क्या कर देंगे? तुरंत सही कर देंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये बात हुई सुपरसेट की कि हम लोग इस तरीके से सुपरसेट को डिफाइन करते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि सुपरसेट डिफाइन करने के लिए हमको दिखाना पड़ेगा कि जो सेट को हम लोग इंटरचेंज कर देंगे कि वो उसका सबसेट बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। अगर सबसेट बन पा रहा है तो हम उसका उल्टा उसको सुपरसेट डिफाइन करेंगे, अगर नहीं बन पा रहा है तो हम सुपरसेट डिफाइन नहीं करेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है। वीडियो काफी लंबी खिंच रही है, तो मैं अभी यहाँ पास इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करूंगा। और मुझे पूरी कोशिश रही कि मैं इस चीज को समझाने की कोशिश किया, सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, सुपरसेट क्या होता है। अभी मैं और भी क्वेश्चंस लेकर आप लोगों को क्लियर करूंगा, क्योंकि अभी हम लोग इसमें जो बेसिक टर्म्स है, टर्म्सोलॉजी है, उनको हम लोग क्लियर कर रहे हैं। जैसे कि हम अभी क्वेश्चंस करें तो किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो कि सबसेट का क्या मतलब है, प्रॉपर सबसेट का क्या मतलब है, सुपरसेट का क्या मतलब है। वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को निशा पीसीएम एक्सपर्ट को आप लोग सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिसकी वजह से इन वीडियोस का उनको भी बेहतरीन फायदा मिल सके। और आप जो भी बुक्स को फॉलो कर रहे हैं मुझे जरूर बताएं कमेंट करके कि हाँ ये बुक मेरे लग रही है, जिसकी वजह से उस बुक को भी मैं मिलाते हुए आप लोगों को बढ़ा सकूं। अभी फिलहाल मेरी कोशिश है जो आपकी भारतीय पब्लिकेशन के बुक दासगुप्ता और सेलिना है, दोनों को मिलाकर मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि यूनिवर्सल बुक है। ज्यादातर स्टैंडर्ड बुक ICSE में यही बुक्स चलती हैं। आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।